अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ही कह दिया था कि अब हम बाकी सिलेबस, बाकी स्टैंडर्ड को पीछे छोड़कर खास तौर से 12th स्टैंडर्ड पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ द न्यू सिलेबस 2020-21, दैट इज ऑसिलेशन। दिस इज द 5th चैप्टर ऑफ द न्यू सिलेबस। अगर आपके पास बुक प्रिंटिंग फेज में नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक डाउनलोड करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इस लॉकडाउन में घर पर बैठकर भी आप विदाउट बुक भी स्टडी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। अगर भूल गए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन के बारे में। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज ऑसिलेशन? ऑसिलेशन मीन्स व्हाट? एक ऐसा मोशन, एक ऐसी हरकत जो अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट होकर अपने मैक्सिमम लेफ्ट तक मूव करती है और वापस मीन पोजीशन पर आकर मैक्सिमम राइट तक मूव करती है। अब इसका बहुत सारे एग्जांपल हमको डेली लाइफ में मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्विंगिंग ऑफ स्विंग, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, वाइब्रेशन ऑफ guitar or violin string, up and down motion of the needle of sewing machine, and motion of the prongs of vibrating tuning fork, even oscillation of spring। ये सारी चीजें किसकी एग्जाम्पल है? ऑसिलेशन की, जिसमें बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमने घर में यूज की हुई है। जैसे सेविंग मशीन का मैंने एग्जाम्पल लिया है। सेविंग मशीन की जो सुई होती है वो ऊपर नीचे मूव करती है, लेकिन वो अपना पाथ छोड़कर कभी नहीं जाती। एग्जैक्टली सेम अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में कोई प्रैक्टिकल किया होगा जिसमें ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया जाता है, तो उस ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स जो होते हैं, उनके जो लेग्स होते हैं, वो भी अप एंड डाउन मोशन करते हैं। और अगर आप उसको इस तरह से पकड़ेंगे तो वो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑसिलेशन। नाउ ऑसिलेशन जो है जरूरी नहीं है कि टू और फ्रो, मतलब मैक्सिमम लेफ्ट और मैक्सिमम राइट ही जाए। ये अप एंड डाउन भी हो सकता है, मीन्स लेफ्ट और राइट, अप एंड डाउन, लेकिन अपना मेन पोजीशन छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अपना जो फिक्स्ड पाथ है, जहां से उसने स्टार्टिंग की है, वो पाथ छोड़कर उसको वहां से नहीं जाना है। अगर वो ऐसा करता है तो वो ऑसिलेटरी मोशन बिल्कुल नहीं रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट में है फिलहाल हम, लेकिन थ्योरी फिजिक्स में हम कंप्लीट थ्योरी की बात नहीं करते। आगे जाकर हम कहीं ना कहीं डेरिवेशन में आएंगे। तो डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी कभी हम स्टार्टअप करते हैं ऑसिलेशन के लिए, तो ऑसिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया हुआ है। तो डिस्टेंस मालूम करने वाले हैं, इवन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इन सारी चीजों को हम यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हम साइन और कोसाइन फंक्शंस को यूज करेंगे, जिनको हार्मोनिक फंक्शंस बोला जाता है। फिजिक्स लैंग्वेज में साइन एंड कोसाइन फंक्शंस को हार्मोनिक फंक्शन बोला जाता है और ये ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, इसलिए इनको हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं और हार्मोनिक फंक्शन भी कहते हैं। अब क्या करना है हमको? आगे जाकर अगर हम देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि पहला मूवमेंट कंप्लीट करने के लिए उसको जितना टाइम लगा है, दूसरे के लिए उसको कम, तीसरे के लिए उसको ज्यादा, ऐसे कभी भी कम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसको एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल लगेगा, जिसको हम पीरियड बोलते हैं। पीरियड फॉर ऑसिलेशन और ऑसिलेटरी पीरियड भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्योंकि जहां पर टाइम होगा वहां हमको फ्रीक्वेंसी मिलना ही मिलना। अब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। अब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जिस तरह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए या एक मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है, अगर हम उसको टाइम ऑफ पीरियड बोल रहे हैं या ऑसिलेटरी मोशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन बोल रहे हैं, तो उसका जो भी टाइम रहेगा उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी या स्मॉल टी से। एग्जैक्टली सेम अगर मैं उसका रेसिप्रोकल ले लूं तो जो हमको मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एक अनदर डेफिनेशन भी आ जाता है, दैट इज व्हाट? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटिंग इन 1 सेकेंड।
एक सेकेंड में कितना ज़्यादा वाइब्रेशन या कितना कम वाइब्रेशन काउंट अप कर पा रहे हैं, हम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये सब बेसिक टॉपिक्स है, बेसिक पार्ट्स है, जिसको कवर अप करने के बाद ही हम इसके मेन पार्ट में एंटर कर सकते हैं। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक चीज़ और याद रखिएगा कि पीरियोडिक मोशन अपने सेट ऑफ मूवमेंट को हर बार रिपीट करता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जा रहा है लेफ्ट टू राइट तो दूसरी बार में अप एंड डाउन जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर उसका सेट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू राइट है तो वो हर बार स्टार्ट टू एंड लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। और अगर उसका फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, वो अप एंड डाउन नहीं जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे में अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं अप एंड डाउन का, तो अप एंड डाउन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है सेविंग मशीन की सुई। जो सिलाई मशीन हम अपने घरों में यूज करते हैं, उसकी सुई जो होती है वो ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट करती है, वो लेफ्ट टू राइट नहीं जाएगी। तो इसी तरह से इनका सेट ऑफ मूवमेंट जो होता है वो अपने आप में सेट होता है, वो चेंज नहीं होता ड्यूरिंग मोशन। पीरियोडिक टाइम के बारे में जैसे कि मैं बता रही थी कि एक मोमेंट के लिए जो टाइम लगता है उसको हम पीरियोडिक टाइम बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमको अपनी डेली लाइफ में भी मिल जाते हैं और बुक के लैंग्वेज में भी हम देख सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमारी डे टू डे लाइफ में मिलता है, दैट इज व्हाट, अ मून अराउंड द अर्थ। एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल में ही वो अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। एग्जैक्टली सेम प्लैनेट्स अराउंड द सन के अराउंड में जितने भी प्लैनेट्स मूव करें वो भी एग्जैक्टली उतने ही टाइम में हर बार अपना एक सर्कल या एक मूवमेंट ऑफ सेट कंप्लीट करेंगे। और इसका एक और एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। नाउ अगर बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की और ऑसिलेटरी मोशन की, एक बात और मैं आपको बता दूं कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नॉट बी ऑसिलेटरी। और सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक बट इट इज नॉट ऑसिलेटरी। अब यहाँ पर सर्कुलर मोशन की बात आ जाती है कि सर्कुलर मोशन जो है वो पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना मेन पाथ छोड़कर जाता भी है और मे भी नहीं जाता है, डिपेंडेंट है, इसलिए वो परफेक्टली ऑसिलेटरी मोशन नहीं रहेगा। एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी मूव टू एंड फ्रो। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि टू एंड फ्रो, मैक्सिमम लेफ्ट टू मैक्सिमम राइट की हम बात करें, अबाउट इट्स मेन पोजिशन। सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में सबसे मेन डिफरेंस यही हो जाता है, उसका जो मेन फिक्स्ड पोजीशन होती है। ऑसिलेटरी मोशन में वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़कर कहीं नहीं जाता, जबकि सर्कुलर मोशन में वो अपना एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद वापस अपनी पोजीशन पर आता है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। इफ द path is a straight line, the motion is called linear simple harmonic motion। यानी अगर मैं बात करूं सिलाई मशीन की सुई की, तो वो एक ही स्ट्रेट वे में काम कर रही है, वो गोल गोल नहीं घूम रही है या वो कोई आर्क ड्रॉ नहीं कर रही है, वो स्ट्रेट है, एक ही सिंपल लीनियर मोशन में जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन अगर उसका पाथ, उसका जो भी रूट हम ड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो आर्क शेप में होगा या सम एंगल ड्रॉ करेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या नाम लगाने वाले हैं उसका, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बार फिर से बता दूं कि हार्मोनिक मोशन मतलब ऐसे फंक्शंस को यूज करने वाले हम जिनमें साइन एंड कोसाइन फंक्शंस को काउंट करेंगे। मतलब जब हम आगे बढ़ेंगे और डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो साइन एंड कोसाइन फंक्शंस को यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमको क्या पता चलने वाला है कि हम हार्मोनिक मोशन और हार्मोनिक फंक्शंस पे काम करेंगे। अब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा कि अभी मैंने डिफाइन किया क्या होता है, तो इसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए कि ये अपनी मेन पोजीशन से डायरेक्टेड होता है। अब मेन पोजीशन से डायरेक्टेड होगा तो टू और फ्रो मोशन भी कर सकता है, अप एंड डाउन भी जा सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग लगाई है। अब स्प्रिंग क्यों लगाई है इसका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैंने ऊपर के पार्ट में बताया हुआ है कि हम ऑसिलेटरी मोशंस की बात करें, और ऑसिलेटरी मोशन सबसे अच्छा अगर कोई परफॉर्म करता है या हम डे टू डे लाइफ में अगर सबसे बेटर एग्जाम्पल किसी का दे सकते हैं तो वो स्प्रिंग है। तो हमको करना क्या है, एक रिजिड वॉल पर स्प्रिंग का वन साइड टाई अप कर देना
और दूसरे रिजिड पर यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर अपने को क्या करना रहेगा, कोई एक ब्लॉक ऑफ मास रखना है। अब ब्लॉक ऑफ मास रखेंगे और जो स्प्रिंग का सेकेंड एंड है उसको टाई अप कर देना। उसके बाद क्या होगा, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। अभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, क्यों होती है और कब होती है। तो जब भी कभी हम पुल आउट करेंगे या फोर्स एक्सर्ट करेंगे ब्लॉक के ऊपर, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर इस ब्लॉक को अगर मैं राइट साइड पर मतलब वॉल से दूर ले जाऊं, फोर्स एक्सर्ट करके वॉल से दूर लेकर जाऊं और आफ्टर सम टाइम मैं उसको रिलीज कर दूं, तो क्या होगा, वो ब्लॉक जो है अपनी मर्जी से मूव नहीं करेगा, लेकिन जो स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग से हमने इसको टाई अप किया है, वो अपने आप को कंप्रेस करने की कोशिश करेगी। क्यों कोशिश करेगी, क्योंकि उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट होता है। मतलब वो ऑब्जेक्ट अपनी रियल पोजीशन पर वापस आने के लिए जो फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस भी करके छोड़ूं तो भी वो वापस अपनी रियल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। अगेन उसने कौन सा फोर्स लगाया है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, पर ये हर ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट हो इट इज नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पर हम सिंस ऑसिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑसिलेटरी मोशन के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं स्प्रिंग का, क्योंकि स्प्रिंग सबसे बेटर एग्जाम्पल होता है। नाउ अब यहाँ पर वो कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा या फिर वो फोर्स कितने अमाउंट में वर्क करेगी, तो इसके लिए अपने को एक छोटा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m विथ अपोजिट डायरेक्शन। माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन को। क्योंकि अगर मैं वो ब्लॉक ऑफ मास को वॉल के साइड में टुवर्ड्स में कंप्रेस करूं तो वो उल्टी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, और अगर मैं इसको वॉल से दूर लेकर जाऊं तो वो वॉल की तरफ आने की कोशिश करेगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में वो अपोजिट डायरेक्शन में ही जाने की कोशिश करेगा। सो दैट दिस माइनस साइन इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन। सिंस एज वी ऑल नो कि जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है इसको हमको रिमूव करके इक्वालिटी का साइन लगाना पड़ता है, तभी तो इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है k, और इस k का नाम क्या रहेगा, सिंस k कांस्टेंट है तो ये रहेगा फोर्स कांस्टेंट। कौन सी फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में हम बात करें तो ये जो k है ये क्या शो कर रहा है, कौन सा कांस्टेंट है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। सो ये एक्सप्रेशंस को यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ब्लॉक ऑफ मास m का कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है या कितनी रिस्टोरिंग फोर्स है या इसके थ्रू वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, हम इस छोटी सी इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा एक और एक्सप्रेशन मिलता है हमको एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो दिस फोर्स जिसकी हम बात करें कि हम स्प्रिंग पर एक्सर्ट करने वाले हैं, तो ऑल्सो वन एक्सप्रेशन इज बिहाइंड दैट, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F अपॉन m। अब ये F क्या है, ये वही फोर्स है जो हम ऊपर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंस F का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम पुट कर लेते हैं F का वैल्यू, तो व्हाट आई गेट, माइनस k अपॉन m इंटू x। मतलब यहाँ पर हमको दूसरा एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है कि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है, अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता दूं कि ये फोर्स की सबसे फेमस इक्वेशन है F इज इक्वल टू ma वाली, न्यूटन लॉ में, जिसको हम सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज करते हैं। मैंने इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पर यूज किया हुआ है उसके सेकेंड फॉर्म में। नाउ
तो यहाँ पर हमको एक चीज क्या मिल गई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी चीज क्या मिल गई, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो जैसा कि हमने यहाँ पर ये सारी चीजें आज देखी है, ऑसिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जितने भी हमने कवर अप किए उन सबको अगर आप एक बार अच्छे से रीड कर लोगे अपनी टेक्स्ट बुक के थ्रू या पीडीएफ के थ्रू, तो ये आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मेक श्योर कि आपने इसको आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, लाइक भी जरूर करें, बिकॉज बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन किया है मैंने, काफी डीप में एक्सप्लेन किया है। होप सो आपको समझ आएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि फिलहाल सभी को जरूरत है स्टडी की, और लॉकडाउन की वजह से हम बिल्कुल स्टडी नहीं कर पा रहे, ना ही कॉलेजेस जा पा रहे। सो दैट यहाँ से आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने न्यू सिलेबस का न्यू पार्ट स्टार्ट किया हुआ है, सबसे हाईएस्ट चैप्टर से शुरुआत की है हमने। सो यहाँ पर मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। जहाँ पर आपको लगे कि आप अटक रहे हो, वीडियो को रिपीट करके देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लिख के रखने की कोशिश करें, और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर क्वेश्चन कीजिए, या अगर इस चैप्टर के कोई और टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं या एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में हैशटैग करके वो टॉपिक का नाम लिख दें। अगला वीडियो जो रहेगा हमारा इसी से कंटिन्यूएशन में मैं आगे बढ़ूंगी, और नेक्स्ट इसमें सबसे मेन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे, जिसमें हम सॉल्व करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, जो कि काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है। उसको मैं एज सिंपल एज पॉसिबल करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सको और उसको समझ सको। होप सो आपको पसंद आई होगी वीडियो। लाइक करना बिल्कुल ना भूले। स्टे सेफ, स्टे लर्न।